तो हम कूलाम के अन्य मात्रक के अंदर पढ़ रहे थे कि कूलाम का जो मात्रक है नैनो कूलाम भी लिखते हैं, मिली कूलाम भी लिखते हैं, माइक्रो कूलाम भी लिखते हैं, इस टाइप से अपन ने पढ़ा था। तो उसके अन्य मात्रक के अंदर अगला मात्रक है कि 1 कूलाम को अपन ESU के अंदर किस टाइप से चेंज करते हैं। 1 कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ ESU होता है। 1 कूलाम के अंदर कितने ESU होता है? 3 × 10⁹ ESU क्या है? जैसे ESU आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है ना, उसी के को आगे ESU के अंदर भी लिख सकते हैं और फ्रैंकलिन के अंदर भी लिख सकते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो कौन सा होता है? फ्रैंकलिन। जैकलिन नहीं है, फ्रैंकलिन है। तो याद रखना ये। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फेराडे। फेराडे एक वैज्ञानिक था जिसने जनरेटर का आविष्कार किया था, तो उसी के नाम पे ही ये फेराडे नाम है। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है ये फेराडे। उसके आगे अपन पढ़ते हैं बिंदु आवेश के बारे में कि बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश एक छोटा सा एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने वाला जो होता है वो बिंदु आवेश होता है। अब बिंदु आवेश किसको मानता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिंदु आवेश अपन क्या करेंगे, एक परिमित आकार की, परिमित आकार मतलब हर डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक वस्तु है तो उसके किसी एक बिंदु से हर डायरेक्शन के अंदर अपन जाएंगे तो एक समान पाई जाती है। जैसे अपन एक स्फीयर की बात करें, स्फीयर के सेंटर से हर डायरेक्शन के अंदर यदि मैं जाऊंगा तो मुझे समान प्रकार की आकृति मिलती है। तो एक आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर या एक स्फीयर बोल सकता हूँ परिमित गोला या स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश। गोलीय कोश के अंदर भी क्या होता है, एक सेंटर से समान दिशा में हर डायरेक्शन के अंदर जाने पर एक प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। तो परिमित आकार की जो भी वस्तु होगी, परिमित आकार की वस्तु एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है। तो बिंदु आवेश क्या होगा, एक परिमित आकार की वस्तु, एक परिमित आकार की वस्तु एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है। उसके बाद में अगर अपन पढ़ेंगे आगे आवेशों के गुणधर्म कि जो आवेश था प्लस आवेश माइनस आवेश, प्लस आवेश माइनस आवेश, ये किस टाइप से प्रोड्यूस होते हैं, किस टाइप से उत्पन्न होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके गुणधर्म क्या क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आवेश, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। कि आवेश एक सदिश राशि है, तो आवेश जैसे एक मैं निकाय बनाता हूँ, ये एक निकाय हो गया, इस निकाय पे बहुत सारे आवेश है, प्लस Q, प्लस का 2Q, माइनस का Q। तो इस पे कुल आवेश का मान क्या होगा, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, यानी उनको क्या करना है, साइनों के साथ ऐड करना है। जैसे इस पे 3 आवेश लिख रखे हैं, तो तीनों आवेश प्लस Q, प्लस 2Q, माइनस Q, तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, समेशन Q इक्वल टू प्लस Q माइनस Q प्लस का 2Q। तो प्लस का कितना हो गए 3 और माइनस का 1, तो 3Q माइनस Q इक्वल टू 2Q। तो इस पे इस निकाय पे कुल आवेश का मान कितना हो गया 2Q। किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश, किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या हो गया, आवेश की योज्यता का नियम हो गया। विद्युत आवेशों की योज्यता कि आवेशों का क्या होता है, योग होता है। किस टाइप से योग होता है, किस टाइप से योग होगा, बीजगणितीय योग होगा, मतलब उनको साइन के साथ में ऐड करना है। दूसरा कौन सा है कि आवेशों की निश्चलता, कि आवेश गतिशील है या रेस्ट के अंदर है, विराम अवस्था के अंदर है। गतिशील भी हो सकता है आवेश और विराम अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन आवेश के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके मान वैसा का वैसा रहता है। जैसे 2 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम आवेश को एक रेस्ट के अंदर रखा हुआ है, तो आवेश तो उतना ही रहेगा, आवेश उतना ही रहेगा। जब उस 2 आवेश किसी निकाय पे है, वो निकाय गति करने लग जाता है, तो क्या आवेश बढ़ सकता है क्या, आवेश तो उतना ही रहेगा। बढ़ेगा क्यों, जैसे मास भी होता है, मास पे इफेक्ट पड़ता है। मास होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान पर वेग का इफेक्ट पड़ता है, वेग पर निर्भर करता है, वेग पे निर्भर करता है। जैसे द्रव्यमान किस प्रकार निर्भर करता है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। इस टाइप से द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है कि कोई चीज़
यदि रेस्ट के अंदर है तो उसका भार थोड़ा सा कम होगा। जब वो चीज़ किसी वेलोसिटी से जा रही है तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन चार्ज पे ये रूल लागू नहीं होता। यदि गतिशील अवस्था में है Q तभी आवेश का मान वही होगा, और विराम अवस्था में है तभी Q का मान वही होगा। Q गतिशील इक्वल टू Q विराम अवस्था। फिर से एक बार समझ लेना कि द्रव्यमान पे वेग का निर्भर करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। कि आवेश रेस्ट में है, विराम अवस्था में है तो आवेश का वही मान होगा, और आवेश यदि गतिशील हो गया, मतलब वो मोशन करने लग गया, तभी भी आवेश का मान वही होगा। जैसे 2Q आवेश है, ये रेस्ट के अंदर है तो इसका मान यही रहेगा। जब ये गतिशील हो गया, गति करने लग गया, तभी इसका मान यही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं 2.5Q हो गया, नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर द्रव्यमान के अंदर इफेक्ट पड़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। जैसे एक लड्डू है, लड्डू जैसे अपन धीरे से मुंह में लेते हैं तो उसका मास कम होगा, और जैसे इसको तेज़ी से लेते हैं तो उसका मास हो सकता है थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इफेक्ट बढ़ेगा, वेग पे निर्भर करता है। ये जैसे गेंद होती है, एक जोर से अपने हाथों में अपन कैच करते हैं तो उसकी जो जोर से आती है तो अपने हाथों में मतलब दर्द होता है या लगती है कि उसका वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मास है वो किस पे डिपेंड करता है, वेग पर निर्भर करता है। लेकिन एक धीरे से अपन हाथ में रखते हैं तो क्या उसको अपने लगती है हाथों में, नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसका वेग कम है, तो वेग कम है तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा, उसके द्रव्यमान पे ये वेग का निर्भर करता है। तो द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। ये अब जो आवेश की निश्चलता का गुण था, आवेशों की प्रॉपर्टी थी सेकंड, ये आपके समझ में आ गई होगी। अगला है आवेश का संरक्षण। तीसरा है न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को बनाया जा सकता है। उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। उसको न तो उत्पन्न कर सकते, बना नहीं सकते, और न ही नष्ट कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई आवेश से अपन ने तीली लगा दी, आवेश खत्म हो जाएगा, नहीं होगा आवेश खत्म, आवेश उतना का उतना ही रहेगा। तो देखो इसको कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। यूरेनियम जो एक तत्व है, विखंडन वाले जो तत्व है केमिस्ट्री के अंदर, यूरेनियम 92-238, जब इसका विखंडन होता है, यूरेनियम का जब विखंडन होता है तो थोरियम बनता है। थोरियम बनता है 90 पे 234। एक अल्फा कण हीलियम का नाभिक बनता है 2He4। तो विखंडन से पहले इसका क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, यूरेनियम टूट रहा है, ये विखंडित होने वाला पदार्थ है, तत्व है। तो इसका विखंडन हुआ, टूटा, तो टूटने के बाद में दो तत्व बने। एक पदार्थ कौन सा बना, थोरियम बना 90-234। एक बना अल्फा पार्टिकल, हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, अल्फा कण, हीलियम का नाभिक। ये है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा कण। तो विखंडन से पहले कितने इसके अंदर आवेश थे, 92। तो विखंडन से पहले आवेश, विखंडन से पहले आवेश, विखंडन से पहले आवेश कितना था, 92। और विखंडन के बाद में ये इस पे आवेश थोरियम के कितने हैं, 90, और अल्फा कण हीलियम के नाभिक में कितने हैं, 2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर आवेश। तो विखंडन के बाद में भी कितने होंगे, विखंडन के बाद, विखंडन के बाद भी आवेश कितना होगा, 90 + 2 यानी 92। तो विखंडन के बाद में भी आवेश 92 और विखंडन से पहले भी आवेश 92। तो इसके अंदर एक प्रक्रिया हुई, विखंडन हुआ, प्रक्रिया के बाद में भी आवेश उतना का उतना है और पहले भी उतना ही है। न तो आवेश को उत्पन्न किया और नहीं नष्ट हो सकता है। इस एग्जाम्पल से अपन बेटर समझ सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते। आवेश सुरक्षित रहता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। अब अपन अगले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसके बारे में। तो देखो अपन ने 3 प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था। चौथी प्रॉपर्टी आवेश की, आवेश के गुणधर्म की चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं या विकिरण ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो कब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और कब विकिरण ऊर्जा प्राप्त होगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब आवेश की वेलोसिटी 0 हो
जब आवेश की वेलोसिटी, आवेश प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो कोई सा भी आवेश हो, आवेश की वेलोसिटी जीरो हो तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब आवेश की वेलोसिटी जीरो हो, आवेश गति नहीं कर रहा हो, विराम अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा कि आवेश की वेलोसिटी हो लेकिन वो क्या हो, कांस्टेंट हो। आवेश की वेलोसिटी हो लेकिन कांस्टेंट हो, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड पूरे टाइम पीरियड के अंदर यही वेलोसिटी हो, नहीं तो इंक्रीज और नहीं डिक्रीज हो, नॉन कांस्टेंट नहीं हो। यदि कांस्टेंट हो तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। जब आवेश की वेलोसिटी जीरो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब आवेश की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तीसरा है हमारे पास कि जब कांस्टेंट नहीं हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो क्या होगा, उसके अंदर विकिरण ऊर्जा नहीं होगी, इसके अंदर विकिरण ऊर्जा नहीं होगी। लेकिन जब कांस्टेंट नहीं हो, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विकिरण ऊर्जा तीनों उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वे विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखो, जब आवेश गतिशील हो या विराम अवस्था में हो तो किस टाइप की ऊर्जाएं मिलती है, किस टाइप का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। जब विराम अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब गतिशील अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ। और एक विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है जब नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी हो, आवेश की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो। उसके आगे अगली प्रॉपर्टी है अपने पास कि आवेश चालक की सतह पर होता है। आवेश कहाँ होता है, चालक की सतह पर। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण क्यों होता है कि चालक को जब अपन आवेश देते हैं तो आवेश अंदर की साइड में जाता है। कोई भी आवेश दिया, जैसे नेगेटिव दिया तो नेगेटिव में क्या होता है, भाईचारा रहता नहीं है, वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो जैसे एक मैं पहले लिख देता हूँ थ्योरी कि आवेश चालक की सतह पर होता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण आवेश चालक की सतह पर चला जाता है। आवेश चालक की सतह पर चला जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण आवेश चालक की सतह पर चला जाता है। जैसे एक स्फीयर की बात करें अपन, गोलीय कोश ले, गोलीय कोश तो अंदर से खोखला होता है, स्फीयर जो 3D है उसके अंदर, तो अपन इसको आवेश दे रहे हैं, प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो प्लस आवेश इसकी ओनली सरफेस पे रहेगा, सतह पे रहेगा, अंदर की साइड में आवेश नहीं रहता है। जैसे ही आवेश देंगे, ये आवेश और ये आवेश इन दोनों के अंदर आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण ये कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। इसमें भाईचारा नहीं रहता है, ये आपस में झगड़ते रहते हैं और झगड़ के दूर रहने की कोशिश करेंगे और ये कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो किसी चालक पर हमेशा आवेश कहाँ रहता है, उसकी सतह पर रहता है, सतह पर उपस्थित रहेगा। फिर अगले प्रॉपर्टी आती है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आवेश जो होता है उसका न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला जो आवेश है उसका न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रकृति में
पाए जाने वाला न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो देखो Q इक्वल टू NE, न्यूनतम सबसे छोटा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। N इक्वल टू 1 रख दिया तो Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होगा वो प्रकृति के अंदर सबसे छोटा चार्ज होगा, सबसे छोटा आवेश होगा। तो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा क्या है? Q इक्वल टू NE, कि कोई भी आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। या n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 इस टाइप से होगी। n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे आगे इनफाइनाइट तक चलेगी। तो n की वैल्यू ये 1 2 3 हो सकती है। तो लेकिन कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? n की वैल्यू कौन सी अपन नहीं ले सकते, वो कौन कौन सी है? तो n की वैल्यू n इक्वल टू ±2/3, यानी जो भी फ्रैक्शन नंबर होगा वो अपन नहीं ले सकते, बटा वाले नंबर अपन नहीं ले सकते। ये इस टाइप का आवेश नहीं होगा। n की वैल्यू ये नहीं ले सकते। और कौन सी नहीं ले सकते? 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की अपन नहीं ले सकते। और कौन सी नहीं ले सकते? डेसिमल नंबर नहीं ले सकते 17.2। तो इस टाइप का n की नंबर नहीं हो सकता। n का मान बटा वाला फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं हो सकते, नेगेटिव पावर वाले और डेसिमल वाले दशमलव वाले नंबर नहीं हो सकते। ओनली क्या हो सकते हैं? 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ये आवेश का क्वांटीकरण हो गया। प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। और जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका मल्टीपल होता है। और इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। और n का वैल्यू है जो 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। तो अपन आवेश की विधियों, आवेश का जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें अगली प्रॉपर्टी है कि तीखे बिंदु पर आवेश ज़्यादा होता है। तीखे बिंदु का मतलब जहाँ ए समान सतह होती है वहाँ पे आवेश का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अपन इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे एक सतह हो गई, ये एक समान सतह है। ये एक समान सतह, एक समान सतह पर आवेशों का, एक समान सतह पर आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, इस पर आवेश जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। मतलब हर जगह, हर पॉइंट पे आवेश का घनत्व समान रहेगा। एक समान सतह पर आवेश का वितरण क्या रहेगा? एक समान रहेगा। जब सतह एक समान नहीं है, एक समान सतह है, तो आवेशों का वितरण कैसे होगा? ये जैसे एक समान सतह है,
इस असमान सतह पर आवेशों का वितरण। जो ये नुकीला पॉइंट है, तीखा पॉइंट है, यह आवेश का घनत्व ज़्यादा होगा। असमान सतह पर आवेश का वितरण, आवेश का वितरण। यहाँ पे एक समान सतह थी, यहाँ आवेशों का वितरण एक समान है, यानी आवेश का घनत्व समान, आवेश का घनत्व समान, आवेश का घनत्व समान। यह आवेश का घनत्व क्या होगा? ए समान होगा। आवेश का घनत्व ए समान, आवेश का घनत्व ए समान, आवेश का घनत्व ए समान। जहाँ एक समान सतह है वहाँ पे एक समान आवेश का घनत्व होगा, हर पॉइंट पे आवेश का घनत्व सेम होगा। और जहाँ पे ए समान सतह, कहीं पे सतह क्या है, उसकी वक्रता कम है, नुकीला सिरा है, इस टाइप की सतह होगी, तो वहाँ पे नुकीला सिरा, यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस कम हो गई, यहाँ पे त्रिज्या कम है, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या तो कम हो गई, या नुकीला सिरा हो गया, तो यहाँ पे घनत्व क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे घनत्व कम हो जाएगा, इस टाइप से। तो आवेशों का जो घनत्व है, आवेशों का घनत्व या आवेश का घनत्व त्रिज्या पर निर्भर करता है, आवेश का घनत्व त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो आवेश का घनत्व है वो सतह की त्रिज्या कैसी है उस त्रिज्या पर निर्भर करेगा। त्रिज्या यदि कम है तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। त्रिज्या यदि ज़्यादा है तो घनत्व कम हो जाएगा। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a इस पे डिपेंड करेगा। आवेशों का जो वितरण है, घनत्व है, वो सिग्मा इक्वल टू 1/a। ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस, एरिया के अंदर रेडियस आती है πr², तो उस रेडियस पे डिपेंड करेगा कि रेडियस कम है तो जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और रेडियस ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। आगे अपन बढ़ते हैं आवेशन की विधियाँ, कि आवेश, कोई भी एक अनावेशित वस्तु है तो उस पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किस विधि द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेम टाइप का चार्ज ट्रांसफ़र होता है, अलग अलग टाइप के अपोजिट टाइप का चार्ज भी ट्रांसफ़र होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन एक घर्षण विधि के बारे में डिस्कशन करते हैं कि घर्षण विधि है उसके अंदर क्या होता है। तो घर्षण विधि में क्या होता है, जब दो आवेशों को घर्षण विधि में, घर्षण से नाम से ही पता है कि दो बॉडी को आपस में क्या करना है, अपने को घर्षित करना है, रगड़ना है। दो बॉडी को, दो वस्तुओं को आपस में अपन रगड़ेंगे। जैसे कि दो मेरे पास मार्कर है, इन दोनों आवेशों, दोनों बॉडी को, दोनों वस्तुओं को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ। तो एक बॉडी पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, एक बॉडी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो घर्षण विधि में नाम से ही पता है, घर्षण मतलब रगड़ना। तो अपन दो वस्तुओं क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे। तो घर्षण विधि में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आवेश एक दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित
हो जाते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो आवेश एक दूसरी वस्तु पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु धनात्मक आवेशित हो जाती है, एक वस्तु पर धनावेश व दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। एक वस्तु पर धन आवेश व दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो घर्षण विधि के अंदर क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जब दोनों वस्तुओं आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा और दूसरी वस्तु पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, मतलब दोनों वस्तुओं पे आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो विधि है उसके अंदर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार की विधि में विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की विधि में विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। एक वस्तु पर धनावेश है तो दूसरी वस्तु पर ऋणावेश, तो विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये विधि घर्षण विधि है, बहुत ही इजी विधि है। इस विधि के अंदर अलग अलग प्रकृति के नेचर के आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं, किसी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगली विधि है वो है स्पर्श चालन विधि।